हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं बेटा? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है हमारे सारे बच्चे ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके, तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन में ही आगे बढ़ेंगे और कुछ नई चीजों पे डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे आज हम लोग बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रूल जानेंगे, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, ठीक, तो स्नेल के नियम से कितना होता है? साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n। साइन आई बटे साइन आर बराबर किसके होता है? 1n2 के होता है। ओके, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब अगर प्रकाश की किरण का पथ व्युत्क्रमित कर दिया जाए, यानी प्रकाश की किरण का पथ उल्टा कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। पहले अगर विरल से सघन में जा रही थी, अब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, तो फिर कितना हो जाएगा? साइन आर बटे साइन आई बराबर 2n। पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रही थी तो साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। इसको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सपोज किया। और अब जब दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, यानी प्रकाश की किरण का पथ डेविएट कर दिया गया है, तो साइन आर बटे साइन आई बराबर 2n। अगर बेटा हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से मल्टीप्लाई कर दें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा? तो फिर ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई इज इक्वल टू 1n2 इंटू 2n। साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा, तो 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हालांकि ये कभी साइन आई से साइन आई या साइन आर से साइन आर कैंसिल नहीं होते हैं, इनकी वैल्यूज, इनके मान कैंसिल होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने यहां पे जो साइन आई को साइन आई से क्रॉस दिखाया है, वास्तव में इनकी वैल्यूज कैंसिल होती हैं। तो 1n2 इंटू 2n1 बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब हुआ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो इससे अगर हम 1n2 की वैल्यू निकालें तो 1 अपान 2n1 आ जाएगा। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है 1 बटे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है? सभी बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से? किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, तो ये कहलाता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता 2 माध्यमों के लिए मैंने आपको बताई, यानी 2 मीडियम्स के लिए बताई। अब यदि माध्यम 3 हो, यदि माध्यम 3 हो, कितने माध्यम हो?
3 माध्यम हो, 3 मीडियम, जिसमें पहला माध्यम वायु हो, दूसरा माध्यम जल हो और तीसरा माध्यम कांच हो। वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर। जल को क्या कहते हैं? वाटर। और कांच को क्या कहते हैं? ग्लास। तो पहला माध्यम वायु हो, दूसरा माध्यम जल हो और तीसरा माध्यम कांच हो। तो फिर इस संबंध को हम कैसे क्वालिफाई करेंगे? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक साइक्लिक प्रोसेस बना लिया करेंगे, एक चक्रीय प्रक्रम बना लिया करेंगे। पहला माध्यम एयर है, दूसरा माध्यम वाटर है और तीसरा माध्यम ग्लास है। तो पहले हमको पहला और दूसरा लेना है, फिर दूसरा और तीसरा लेना है और फिर तीसरा और पहला लेना है। तो क्या बन जाएगा? 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर किसके हो जाएगा? 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, फिर 2n3 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, फिर 3n1 यानी तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अगर इनको सिंबलाइज कर दें तो पहला माध्यम 1 था, 1 में एयर था, एयर का सिंबल क्या होता है? ANG। ये हो जाएगा ANW, एयर टू वाटर। फिर हो जाएगा WNG, W टू वाटर टू ग्लास। और फिर हो जाएगा GNA, ग्लास टू एयर। और इसका मल्टीप्लिकेशन भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इससे अगर हम WNG की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/ANW इंटू GNA। चूंकि आप जानते हैं GNA की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/ANG, क्योंकि 1n2 बराबर होता है 1/2n1। उस फार्मूले की हेल्प से GNA की वैल्यू 1/ANG लिखी जा सकती है। अभी अभी मैंने इसके पहले आप लोगों को ड्राइव करके बताया कि 1n2 की वैल्यू 1/2n1 हो सकती है, तो फिर GNA की वैल्यू 1/ANG हो सकती है। तो फिर बेटा ये कितना हो जाएगा? WNG बराबर 1/ANW। और जब GNA की वैल्यू 1/ANG रखेंगे तो ANG कहां चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो रिलेशन हमारा कितना बन जाएगा? WNG बराबर ANG/ANW। यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कंफर्म है भाई सबको? तो वाटर टू ग्लास यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक किसके बराबर होता है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्लियर है भाई सबको? तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज हम लोग मोस्टली अगले चैप्टर में बहुत ज्यादा करेंगे। इस चैप्टर में तो इसका यूज बहुत कम होगा, लेकिन जब हम अगला चैप्टर स्टडी करेंगे उसमें इस फार्मूले का यूज मैक्सिमम टाइम किया जाएगा, यानी बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कंफर्म? तो प्रकाश की उत्क्रमणिता के साथ 3 माध्यमों का रिलेशन सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो इस वीडियो को वो बार बार प्ले करके अच्छे से एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ सकता है। राइट? अब हम हमारा जो अगला टॉपिक है वो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारा अगला टॉपिक है क्रांति कोण। अगला टॉपिक है हमारा क्रांति कोण।
क्रांतिक कोण को हम लोग इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे ये मैंने अंतरापृष्ठ बना दिया, इंटरफेस, ये अंतरापृष्ठ, ये मैंने इस पे नॉर्मल ड्रा किया, यानी इस पर मैंने ये अभिलंब खींचा, ये अभिलंब ड्रा कर दिया। इस तरफ माध्यम विरल है और इस तरफ माध्यम सघन है। ये सघन माध्यम है, इसको इस तरीके से हम फिल कर देते हैं। अब अगर हमारी कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो मान लीजिए मैंने आपतन कोण का मान 45 डिग्री रखा, 45 डिग्री के कोण पर प्रकाश की किरण को इंसिडेंट किया, राइट। तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान लिया 62 डिग्री आ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तन कोण है उसकी वैल्यू आपतन कोण से ज्यादा होगा। जब बेटा इसी प्रकार से हमने भिन्न भिन्न आपतन कोणों पर प्रकाश की किरण डाली, जैसे मैंने I का मान 48 डिग्री किया तो मैंने देखा R का मान 72 डिग्री हो गया, यानी जब आपतन कोण का मान मैंने बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ गया, इंप्रूव कर गया। जब मैंने I का मान 52 डिग्री किया तो R की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, यानी अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपतन कोण का मान 52 डिग्री किया गया तो अपवर्तन कोण का मान देखिए 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये प्रकाश की किरण जा रही थी वो इसी अंतरापृष्ठ पे आ गई। कहां आ गई? इसी अंतरापृष्ठ पर आ गई। जब इस अंतरापृष्ठ पर यह प्रकाश की किरण आ जाएगी तो देखिए R की वैल्यू कितने डिग्री हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो विरल माध्यम में आपतन कोण का मान कितना हुआ? 52 डिग्री, और इस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये वो विशेष आपतन कोण है, ये वो विशेष आपतन कोण है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। देख पा रहे हैं सभी बच्चे? तो वह विशेष आपतन कोण जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है, तो विरल सघन माध्यम में बना हुआ विशेष आपतन कोण जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण भी एक सामान्य सा आपतन कोण ही होता है, लेकिन ये वो विशेष आपतन कोण होता है जिसपे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं।
तो अब आइए हम आप लोगों को फिर से एक बार क्रांति कोण को परिभाषित करते हैं। क्रांति कोण की परिभाषा बताते हैं। क्रांति कोण किसको कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में बना वह विशेष आपतन कोण जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्या कहलाता है? क्रांति कोण कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। और इस विशेष आपतन कोण को हम लोग C से डिनोट करते हैं, यानी क्योंकि इंग्लिश में इसको हम लोग क्रिटिकल बोलते हैं, क्रिटिकल की स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको C से डिनोट करते हैं। तो I इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? C के हो जाएगा। कंफर्म है सबको? तो ये बताइए क्रिटिकल एंगल क्या होता है? सभी बच्चों को समझ में आ गया? किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? क्रिटिकल एंगल क्या है सबको कंफर्म हो गया? बोलो भाई। तो क्रिटिकल एंगल क्या है? कंफर्म है सबको? वेरी नाइस। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को फिर से प्ले करें और अच्छी तरीके से एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दी हैं। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? अब अगर हमें क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध बताना है तो कैसे बताएंगे? तो इसी में हम लोग देख लेंगे क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। ओके, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध क्या है? प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहां जा रही है? विरल माध्यम में। तो हम लोग स्नेल का नियम क्वालिफाई कराएंगे। स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 2l, क्योंकि प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है। तो ये कितना हो जाएगा? साइन आपतन कोण का मान आई की जगह पर क्या रखेंगे? C, R की जगह पर कितना रखेंगे? 90 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 2l। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो फिर कितना हो जाएगा? साइन C बराबर 2l1 हो जाएगा। या हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन C बराबर 2l1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1। तो साइन C बराबर हो जाएगा 1/1। कंफर्म है सबको? अगर हम चाहें तो 1 और 2 को केवल n से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में साइन C की वैल्यू 1/n के बराबर आती है। तो साइन C बराबर होता है 1/n, जहां पे C कहलाता है क्रिटिकल एंगल और n कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसी टॉपिक के साथ ही जुड़ा हुआ टॉपिक था क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है? दैट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट राइट? सारे बच्चों को अच्छे से ये संबंध क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से उम्मीद है आज का ये टॉपिक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे सभी बच्चे इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर